हेलो साथियों, वेलकम टू प्लेनेट 4। आप सभी को प्लेनेट 4 विक्रम का नमस्कार। तस्वीर अब साफ होती जा रही है। रूस के राष्ट्रपति कार्यालय से बड़ा ऐलान हुआ है। व्लादिमीर पुतिन खुद भारत आने वाले हैं और यह खबर सुनकर पूरे वैश्विक समीकरण हिल उठे हैं। एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन जा रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ पुतिन का भारत आना। यह नजारा देखकर अमेरिका के गलियारों में बेचैनी साफ दिखाई दे रही है। वॉशिंगटन में सवाल उठने लगे हैं कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप पुतिन और मोदी की इस मीटिंग को क्यों नहीं रोक पा रहे। ट्रंप मोदी और जिनपिंग की मुलाकात को क्यों नहीं थाम पा रहे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत आने से पहले ही पुतिन इतने आक्रामक अंदाज में सामने आए हैं कि जब आप यह खबर सुनेंगे तो लगेगा मानो अमेरिका ने खुलेआम रूस के आगे घुटने टेक दिए हों और यह बेइज्जती अमेरिका की पहचान को हमेशा के लिए कलंकित कर चुकी है। यही वजह है कि अब यूरोप से आवाजें उठ रही हैं। लोग कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप वस्तुतः रूस के एजेंट हैं। इस पर चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। वहीं जापान की धरती से प्रधानमंत्री मोदी ने चीन को लेकर ऐसा धमाकेदार ऐलान कर दिया है जिसे सुनकर दुनिया हैरान है। व्हाइट हाउस की दीवारों तक मोदी का यह बयान गूंज रहा होगा। ट्रंप ने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके कार्यकाल में मोदी और जिनपिंग एक मंच पर खड़े हो जाएंगे। सबसे बड़ी खबर यह है कि रूस के राष्ट्रपति अगले 3 महीनों बाद भारत की धरती पर कदम रखने वाले हैं। अमेरिका और पूरा पश्चिमी जगत चाहे जितनी कोशिश कर ले कि भारत रूस से दूरी बना ले, लेकिन तस्वीर कुछ और ही कह रही है। भारत अब पुतिन के स्वागत की तैयारी में जुट चुका है। आगे हम समझेंगे दोनों देशों की तैयारियों को और यह भी देखेंगे कि आखिर क्यों अमेरिका से टकराव के बीच भारत और रूस के रिश्ते बुलंदी पर पहुंच रहे हैं। खबर यह भी है कि चीन जाने से ठीक पहले मोदी सरकार ने बीजिंग के लिए ऐसा ऐलान कर दिया है मानो कोई तोहफा खोल दिया हो, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के 50% टैरिफ की धज्जियां उड़ सकती हैं। भारत और चीन अगर खुलकर एक दूसरे के साथ व्यापार करने का संदेश दुनिया को देंगे तो यह पूरे पश्चिम के लिए झटका साबित होगा। लेकिन यह भी साफ है कि भारत चीन से दोस्ती के बावजूद ताइवान मुद्दे पर अपना स्टैंड बिल्कुल साफ रखे हुए है। यही कारण है कि जब चीन ने जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश को लेकर गलती की थी तो भारत ने वन चाइना पॉलिसी को मानना ही छोड़ दिया। यही वजह है कि अब ताइवान भारत के लिए बेहद अहम बन चुका है। उधर भारत आने से पहले पुतिन और ज्यादा आक्रामक हो चुके हैं। उन्हें रोकने वाला न तो यूक्रेन बचा है और न ही पूरा अमेरिका, नाटो या पश्चिमी दुनिया। अमेरिका ने अपने जीवन काल में कई राष्ट्रपति देखे, लेकिन किसी में भी पुतिन को रोकने की ताकत नहीं दिखी। और यही कारण है कि आज जिस तबाही का नजारा यूरोप देख रहा है उसने सबको हिला दिया है। भारत आने से ठीक पहले रूस ने एक ऐसा हमला किया है जिसने सबको चौंका दिया। यूक्रेन का एक विशाल जहाज पानी में डुबो दिया गया और यह वार इतना अनोखा था कि पहली बार दुनिया ने इस तरह का हमला होते देखा। तो चलिए सभी खबरों को बेहद विस्तार से आसान भाषा में समझते हैं और देखते हैं कि पर्दे के पीछे क्या छुपा है जिस पर बाकी लोग चर्चा नहीं कर रहे। सबसे पहले सुनिए कि पुतिन की भारत यात्रा को लेकर रूसी राष्ट्रपति पुतिन की ऑफिस क्रेमलिन ने क्या कहा है। तो देखिए, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिसंबर में भारत की आधिकारिक यात्रा पर आने वाले हैं। इस बड़े ऐलान की पुष्टि अब खुद क्रेमलिन ने कर दी है। यह दौरा ऐसे समय पर तय हुआ है जब अमेरिका ने रूसी तेल खरीदने पर भारत पर 25% का जहरीला टैरिफ थोप दिया है। अमेरिकी अधिकारी लगातार भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन इस दबाव के बीच भारत और रूस की दोस्ती और मजबूत होती दिख रही है। पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात से दोनों देशों के बीच उच्चस्तरीय समझौते की उम्मीद है। यह यात्रा भारत रूस संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाएगी। अब जरा दोनों देशों की तैयारी को समझिए। तो क्रेमलिन के सहयोगी यूरी उशाकोव ने बताया कि चीन में होने वाले क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन के दौरान मोदी और पुतिन दिसंबर यात्रा की तैयारी पर चर्चा करेंगे। हालांकि तारीख का अभी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन भारत और रूस पहले से ही आवश्यक तैयारियां पूरी कर चुके हैं। पुतिन ने पिछली बार 6 दिसंबर 2021 को भारत का दौरा किया था जब नई दिल्ली में 21वां भारत रूस शिखर सम्मेलन हुआ था। अब 4 साल बाद उनकी वापसी भारत रूस साझेदारी को और गहरा करेगी। अब देखिए कि अमेरिका से टकराव के बीच रूस संग भारत की दोस्ती और कैसे मजबूत हो रही है। तो ट्रंप के टैरिफ युद्ध के बीच भारत ने अमेरिका के सामने झुकने से इनकार किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर हाल ही में मॉस्को पहुंचे थे। उन्होंने अपने समकक्षों और राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात कर साझेदारी को मजबूत किया। यह दौरे साबित करते हैं कि भारत रूस रिश्ते अब और मजबूत होते जा रहे हैं
अमेरिका की साजिशों और दबावों के बावजूद नई दिल्ली और मॉस्को एक दूसरे के सबसे बड़े रणनीतिक साथी बने हुए हैं। पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी 2 बार रूस गए थे। जुलाई में भारत रूस शिखर सम्मेलन और अक्टूबर में कजान में आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल हुए थे। दोनों मौकों पर उन्होंने पुतिन को भारत आने का निमंत्रण दिया था। अब दिसंबर का यह दौरा रूस और भारत की दोस्ती का नया अध्याय लिखेगा। अमेरिकी टैरिफ युद्ध की आंधी के बीच पुतिन का भारत आगमन दुनिया को यह संदेश देगा कि भारत रूस की साझेदारी अटूट है और कोई ताकत इसे तोड़ नहीं सकती। अब आगे सुनिए कि जापान की धरती से मोदी जी ने चीन पर ऐसा कौन सा बयान दिया जिसके बाद अमेरिका और दुनिया में हलचल तेज हो गई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान यात्रा के दौरान दिए गए इंटरव्यू में साफ संदेश दिया कि भारत और चीन के रिश्ते स्थिर रहना एशिया और इंडो पैसिफिक क्षेत्र की शांति के लिए अनिवार्य है। मोदी ने जापान के अखबार योमिउरी शिंबुन को लिखित जवाब में कहा कि भारत दीर्घकालिक और रणनीतिक नजरिए से चीन के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पड़ोसी देशों के बीच स्थिर और पूर्वानुमेय रिश्ते न केवल क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक शांति और समृद्धि को सुनिश्चित करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लगाने के बाद जब माहौल तनावपूर्ण है, तब यह बयान पूरी दुनिया के लिए बड़े संदेश के रूप में देखा जा रहा है। अब जरा शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में मोदी जी के कार्यक्रम को समझिए। तो मोदी जापान से चीन रवाना होंगे, जहां वह शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले हैं। यह उनकी चीन की 7 साल बाद की पहली यात्रा है। मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात 31 अगस्त को होने जा रही है। इसके साथ ही इस मंच पर पाकिस्तान के शहबाज शरीफ और रूस के व्लादिमीर पुतिन भी मौजूद रहेंगे। इस बार का शिखर सम्मेलन भारत चीन संबंधों के नए अध्याय की शुरुआत कर सकता है। मोदी ने यह भी कहा कि मौजूदा आर्थिक अस्थिरता के दौर में भारत और चीन जैसे बड़े अर्थतंत्र अगर साथ चलते हैं तो पूरी वैश्विक व्यवस्था को स्थिरता मिल सकती है। अब देखिए, भारत अमेरिका या चीन सबके साथ रिश्ते बेहतर करना चाहता है, लेकिन किसी के हिसाब से चलना नहीं चाहता, क्योंकि भारत की विदेश नीति स्वतंत्र है। अब जरा सुनिए कि भारत एक तरफ चीन से तो दोस्ती कर रहा है, लेकिन ताइवान मुद्दे पर चीन को करारा जवाब भी दे चुका है। हाल ही में हुई दिल्ली में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की मुलाकात ने भूचाल मचा दिया। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने साफ चेतावनी दी कि भारत को ताइवान से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहिए, लेकिन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उसी पल पलटवार करते हुए कहा कि यह कैसे संभव है जब खुद चीन ताइवान के साथ व्यापार और तकनीकी मामलों में जुड़ा हुआ है। चीन के विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में दावा किया कि जयशंकर ने ताइवान को चीन का हिस्सा कहा है, लेकिन भारत ने इसे फौरन खारिज कर दिया और साफ कर दिया कि भारत की नीति में कोई बदलाव नहीं है। भारत ने स्पष्ट कर दिया कि ताइवान से आर्थिक, तकनीकी और सांस्कृतिक रिश्ते पहले की तरह जारी रहेंगे। अब जरा सुनिए कि भारत वन चाइना पॉलिसी को भी क्यों नहीं मानता है। तो देखिए, पहला पक्ष यह है कि चीन अक्सर भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर असहज करने के लिए अफवाहें और प्रचार करता रहता है। इस बार भी उसने यह खबर फैलाई कि भारत ताइवान की ओर झुक गया है, लेकिन भारत ने तुरंत इसे खारिज कर दिया और साफ कहा कि ताइवान के साथ हमारे संबंध व्यापार, निवेश, विज्ञान, तकनीक, शिक्षा और पर्यटन जैसे शांतिपूर्ण क्षेत्रों में है। इसमें किसी तरह की राजनीतिक मान्यता का सवाल नहीं है। भारत ने यह भी याद दिलाया कि चीन खुद ताइवान के साथ इन्हीं क्षेत्रों में गहरे आर्थिक और तकनीकी रिश्ते रखता है, इसलिए भारत के सहयोग को गलत रंग देना सिर्फ चीन की चालबाजी है। दूसरा पक्ष भारत की नीति का है। भारत पहले वन चाइना पॉलिसी का जिक्र अपने दस्तावेजों और बयानों में करता था, लेकिन 2011 के बाद उसने इसे लिखना बंद कर दिया। वजह यह थी कि चीन ने भारत की संप्रभुता को चोट पहुंचाते हुए अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के नागरिकों को स्टेपल वीजा देना शुरू कर दिया था। इसका मतलब था कि चीन उन्हें भारत का हिस्सा मानने को तैयार नहीं है। भारत ने इसे बड़ा अपमान माना और तय किया कि अगर चीन भारत की एकता और संप्रभुता पर सवाल उठाएगा तो भारत भी उसके हितों की अंधी पैरवी नहीं करेगा। यही कारण है कि आज भारत ताइवान के साथ खुलेआम आर्थिक और सामाजिक सहयोग करता है और चीन को यह स्वीकारना पड़ रहा है कि अब भारत बिना दबाव के अपनी स्वतंत्र विदेश नीति चला रहा है। अब जरा संक्षिप्त में स्टेपल वीजा को समझ लेते हैं। स्टेपल वीजा वह वीजा है जिसे पासपोर्ट पर सीधे मुहर लगाकर देने की बजाय एक अलग कागज पर छापकर पासपोर्ट में स्टेपल कर दिया जाता है।
इसका राजनीतिक संकेत यह होता है कि जारी करने वाला देश उस क्षेत्र को मान्यता नहीं देता। चीन ने भारत के खिलाफ यही चाल चली। उसने अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के नागरिकों को भारतीय नहीं माना और उन्हें स्टेपल वीजा जारी किया। यह दर्शाने की कोशिश की कि ये क्षेत्र भारत के नहीं बल्कि विवादित हैं। भारत ने इस कदम को अपनी संप्रभुता पर सीधा हमला माना और कड़ा विरोध दर्ज कराया। साथ ही स्पष्ट कर दिया कि ऐसे वीजा धारकों को चीन जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब जरा जान लीजिए कि ताइवान भारत के लिए जरूरी कैसे बन गया है। तो देखिए, भारत और ताइवान के बीच औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं है, लेकिन दोनों देशों ने 1995 में एक दूसरे की राजधानी में प्रतिनिधि कार्यालय खोले थे। ताइवान ने दिल्ली, चेन्नई और मुंबई में अपने आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र बनाए हैं, जबकि भारत का कार्यालय ताइपे में काम कर रहा है। 2023 में दोनों देशों के बीच व्यापार $8 अरब से अधिक रहा। ताइवान भारत का 16वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना। सेमीकंडक्टर और स्मार्टफोन से लेकर हरित तकनीक तक ताइवान भारत की औद्योगिक महत्वाकांक्षाओं में अहम भूमिका निभा रहा है। टाटा समूह और ताइवान की पावर चिप कंपनी मिलकर गुजरात के धोलेरा में सेमीकंडक्टर फैक्ट्री बना रहे हैं और फॉक्सकॉन भारत में आईफोन निर्माण को नई ऊंचाई पर ले जा रहा है। यही वजह है कि भारत ने दुनिया को बता दिया कि चीन की धमकियां अब उसे रोक नहीं सकती और ताइवान से उसकी साझेदारी और भी मजबूत होगी। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप देश, दुनिया, डिफेंस और इकोनॉमी की 100 से ज्यादा खबरें एक साथ एक ही जगह पर एक ही समय में फटाफट रोज देखना चाहते हैं तो कृपया मेरे साथ जी चिल्स चैनल पर जुड़िए, जहां मैं रोज शाम 9 बजे आपके लिए दुनिया की तमाम सारी खबरें एक साथ लेकर आता हूं। जी चिल्स चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अब समझते हैं कि ट्रंप के टैरिफ के बीच भारत और चीन के निवेश संबंधों में बड़ा मोड़ कैसे आने जा रहा है। तो देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लगाने के बीच अब भारत चीन संबंधों में बड़ा बदलाव दिख रहा है। खबर है कि भारत अपने FDI नियमों में ढील देने की तैयारी कर रहा है। ट्रेस नोट 3, जिसे 2020 में लागू किया गया था और जिसके तहत पड़ोसी देशों से आने वाले निवेश के लिए सरकारी मंजूरी जरूरी थी, अब उस पर पुनर्विचार किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक सभी विकल्प खुले हैं और नीति आयोग ने स्पष्ट सिफारिश की है कि चीन से 24% तक के निवेश पर पूर्व मंजूरी की बाध्यता खत्म होनी चाहिए। अब आगे सुनिए इस पूरे मामले को लेकर नीति आयोग ने क्या कहा है। तो नीति आयोग ने कहा कि मौजूदा व्यवस्था के कारण बड़े निवेश डील अटक रही हैं और सुरक्षा मंजूरी में लंबा वक्त लग रहा है। आयोग का तर्क है कि जहां खतरा नहीं है वहां निवेश रोकना रणनीतिक अवसरों को गंवाना है। इस सिफारिश के बाद सरकार ने भी संकेत दिए हैं कि हालात बदल रहे हैं और फैसले भी बदलने चाहिए। खुद वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा था कि प्रेस नोट 3 उस समय की रणनीतिक जरूरत थी, लेकिन अब परिदृश्य बदल चुका है। अब समझिए कि अमेरिकी टैरिफ के साये में भारत का यह कदम एक तरह से रणनीतिक संतुलन कैसे बनाएगा। तो अमेरिका ने जहां भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया, वहीं चीन को बड़ी राहत दे दी। इसी ने भारत को रणनीति बदलने पर मजबूर किया है। विश्लेषकों का कहना है कि भारत अब अपने आर्थिक जोखिमों को संतुलित करने के लिए चीन के साथ निवेश के नए दरवाजे खोल सकता है। ट्रेस नोट 3 की वजह से जो अवसर रोके गए थे वे अब खुल सकते हैं। यह कदम केवल आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक भी होगा, क्योंकि भारत और चीन दोनों एशिया के 2 बड़े इंजन हैं और वैश्विक व्यवस्था में बड़ा बदलाव लाने का सामर्थ्य रखते हैं। अब आगे सुनिए कि भारत आने से पहले पुतिन कितना ज्यादा आक्रामक हो चुके हैं। तो देखिए, रूस ने पहली बार समुद्री ड्रोन का इस्तेमाल कर यूक्रेन की नौसेना पर ऐसा वार किया जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। यूक्रेन की नेवी का सबसे बड़ा जहाज सिम्फेरोपोल डेन्यूब नदी के पास रूसी ड्रोन हमले में डूब गया। यह वही जहाज था जिसे जासूसी मिशनों के लिए खास तौर पर तैयार किया गया था। रूसी रक्षा मंत्रालय ने इसे अपनी बड़ी जीत बताया, जबकि यूक्रेन ने भी इस हमले की पुष्टि की है। इस हमले में एक क्रू की मौत हो गई और कई घायल हुए। जहाज को वर्ष 2019 में लॉन्च किया गया था और वर्ष 2021 में नेवी में शामिल किया गया था। इसके अलावा यूक्रेन की राजधानी कीव पर भी पुतिन का कहर टूटा है। दरअसल रूसी मिसाइलों और ड्रोन ने कीव के आवासीय इलाकों को निशाना बनाया, जिसमें 14 लोग मारे गए और 48 घायल हुए। मृतकों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। लोकल प्रशासन ने कहा कि मलबे में दबे लोगों को निकालने का अभियान जारी है। यूक्रेन की एयरफोर्स ने दावा किया कि रूस ने एक ही दिन में 598 ड्रोन और 31 मिसाइलें दागी।
राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा कि रूस बातचीत नहीं बल्कि मिसाइलों से जवाब दे रहा है और अब दुनिया को शांति बहाली के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। अब जरा रूस का दावा और यूरोप की चिंता को समझिए। तो रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने सटीक हमले किए और किंजल मिसाइलों के साथ एयरपोर्ट्स, सैन्य ठिकाने और एक टोही जहाज को तबाह किया। रूस ने पूर्वी यूक्रेन के नेलिपिवका गांव पर कब्जे का भी दावा किया। इस दौरान यूरोपीय यूनियन के दूतावास की इमारत को नुकसान पहुंचा, हालांकि कर्मचारी सुरक्षित बताए गए। यूरोपीय यूनियन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर ने कहा कि रूस ने मासूमों पर बम बरसाकर इंसानियत को शर्मसार किया है। अब जरा यूक्रेन का पलटवार और वैश्विक हलचल को देखिए। तो इसी बीच खबर आई कि यूक्रेन ने रूस के कुर्स्क स्थित न्यूक्लियर पावर प्लांट पर 95 ड्रोन से हमला किया। यह हमला यूक्रेन के 34वें स्वतंत्रता दिवस पर किया गया। रूस का कहना है कि इस हमले से प्लांट में आग लग गई। साफ है कि अब यह जंग नए मोर्चों पर खुल चुकी है और समुद्री ड्रोन से लेकर न्यूक्लियर ठिकानों तक दुनिया को एक ऐसे युद्ध की झलक मिल रही है जिसका अंजाम भयावह हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध को रोकने या कंट्रोल करने में पूरी तरीके से नाकामयाब साबित हो रहे हैं और अब उन्होंने इसका जिम्मेदार भारत को ठहरना शुरू कर दिया है, जबकि असली जिम्मेदार स्वयं अमेरिका है जिसने युद्ध को शुरू होने दिया। ऐसे में पश्चिमी देशों को नए एजेंडे पर काम करना चाहिए ताकि युद्ध विराम की कोई किरण नजर आए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।